हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू नीलम ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई के लिए उत्सुक होंगे। फ्रेंड्स, मैं नीलम नागेश्वर नीलम ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, हम साइंस सब्जेक्ट को लेकर पढ़ रहे थे। साइंस में हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे और बायोलॉजी में हम कोशिका चैप्टर पढ़ रहे थे। तो फ्रेंड्स, हमने कोशिका की परिभाषा, कोशिका की खोज, कोशिका के सिद्धांत, कोशिका के प्रकार पढ़ चुके थे। हम पढ़ रहे थे कोशिका का संरचनात्मक संगठन। तो कोशिका का संरचनात्मक जो संगठन है उसमें भी हमने कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली पढ़ चुके थे। कोशिका का नात्मक संगठन। फ्रेंड्स, कल हम कोशिका का संरचनात्मक संगठन पढ़ रहे थे। तो कोशिका का संरचनात्मक संगठन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है कोशिका भित्ति, दूसरा है कोशिका झिल्ली, तीसरा है कोशिका द्रव, और चौथा है केंद्रक। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति फ्रेंड्स मुख्यतः 3 चीजों में पाया जाता है। पादप हो गया, जीवाणु है और तीसरा कवक। फ्रेंड्स, कोशिका भित्ति में जीवाणुओं में एक अपवाद है। सबसे छोटी सूक्ष्म जीवाणु क्या होती है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी सूक्ष्म जीवाणु क्या होती है? माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। सबसे छोटी जो सूक्ष्म जीवाणु है, सबसे छोटी जो सूक्ष्म जीवाणु है, जीवाणु माइकोप्लाज्मा है। तो फ्रेंड, कोशिका भित्ति में जीवाणु में एक अपवाद है कि सबसे छोटी जो सूक्ष्म जीवाणु, जैसे हमारी जो माइकोप्लाज्मा है, तो माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति है जो अनुपस्थित होता है। कभी अगर क्वेश्चन पूछ ले कि वह कौन सा जीवाणु है जिसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, तो आपको बताना है माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा जो सूक्ष्म जीवाणु है वह सबसे अति सूक्ष्म, मतलब सबसे छोटी सूक्ष्म जीवाणु होती है। जीवाणु में सबसे छोटी सूक्ष्म जीवाणु होती है। अब कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होती है फ्रेंड्स? कोशिका भित्ति पादपों में पाया जाता है, जीवाणुओं में पाया जाता है, कवकों में भी पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति पादपों में पादपों का बाहरी आवरण से मिलकर बना हुआ परत होता है। वैसे ही जीवाणुओं में जीवाणुओं के बाहरी आवरण से मिलकर बने हुए परत होते हैं। उसी प्रकार कवक में कवक के बाहरी आवरण से मिलकर बना हुआ एक परत होता है। कोशिका भित्ति यह एक पारगम्य झिल्ली होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है? कोशिका भित्ति पारगम्य झिल्ली होती है। झिल्ली होती है। कोशिका भित्ति पारगम्य झिल्ली होती है। वह किसी भी पदार्थ को आसानी से आने देती है। किसी भी पदार्थ को आसानी से आने देती है। और यह जो कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिकांगों की रक्षा करती है। कोशिकांगों की रक्षा मतलब जो जितने भी, जैसे पादप कोशिका हो गया, जंतु कोशिका हो गया, कवक हो गया, जीवाणु हो गया, उनमें जितने भी कोशिकांग, जैसे कोशिका झिल्ली हो गया, कोशिका द्रव हो गया, कोशिकांग में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, वह सबकी रक्षा करता है। तो मतलब आप क्या कह सकते हो कि कोशिका भित्ति कोशिका में उपस्थित कोशिकांगों की रक्षा करती है। कोशिकांगों की रक्षा करती है कोशिका भित्ति।
कोशिका भित्ति सभी कोशिकांगों को मजबूत प्रदान करती है। देखो फ्रेंड्स, अगर कोशिकांगों की रक्षा होगी, जब कोशिकांगों की रक्षा होगी तो कोशिकांगों में ऑटोमेटिक मजबूती आ जाएगी। तो आप कह सकते हो कि यह कोशिकांगों को मजबूती प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। अब पादपों में क्या होगा? पादपों में जो कोशिका भित्ति है फ्रेंड्स, पादपों में जो कोशिका भित्ति है वह सेल्यूलोज की बनी होगी। किसकी बनी होगी? सेल्यूलोज की, उसी प्रकार जीवाणुओं में कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होगी? जीवाणु में कोशिका भित्ति पैक्टिन की बनी होती है, और कवक में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, है ना। कोशिका भित्ति क्या है? कोशिका भित्ति एक पारगम्य झिल्ली होती है, वह सभी कोशिकांगों की रक्षा करती है, सभी कोशिकांगों को सुरक्षा या मजबूती प्रदान करती है। कोशिका भित्ति 3 चीज़ों में पाया जाता है, पादपों में, जीवाणुओं में, कवकों में। और कोशिका भित्ति पादपों में सेल्यूलोज की बनी होती है, जीवाणुओं में पैक्टिन की बनी होती है, कवकों में काइटिन की बनी होती है। और कोशिका भित्ति में एक अपवाद है, जैसे कि माइकोप्लाज्मा सूक्ष्म जीवाणु। यह माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी सूक्ष्म जीवाणु होती है जिसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है ना। अगर आपको पेपर में बोले कि कोशिकांगों की रक्षा कौन करते, तो पादपों में कोशिकांगों की रक्षा कौन करते, तो पादपों में कोशिकांगों की रक्षा कोशिका भित्ति करती है। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है फ्रेंड, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर पादप कोशिका में अगर बोले पादप कोशिका में कोशिकांगों की रक्षा कौन करता है, तो आपको बताना कोशिका भित्ति। और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी हुई, तो आपको बताना है सेल्यूलोज की। अगर जीवाणु में पूछे कि जीवाणु में कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है, तो आपको बताना है पेक्टिन। कवकों में पूछे कि कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है, तो आपको बताना है काइटिन की। अब पढ़ते हैं फ्रेंड्स हम कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या होती है? कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में जो कोशिका झिल्ली है, यह जो पादप कोशिका है, कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के कोशिका भित्ति का निचला परत होता है। क्या हो गया? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का निचला जो परत होता है, कोशिका भित्ति का निचला परत क्या है? ये वाला परत है। कोशिका भित्ति का निचला परत क्या होता है? कोशिका भित्ति का निचला परत क्या होगा? कोशिका झिल्ली होगी। कोशिका झिल्ली। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका भित्ति का निचला परत क्या कहलाता है, तो कोशिका भित्ति का निचला परत कोशिका झिल्ली कहलाता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का निचला परत कोशिका झिल्ली, परंतु जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति तो नहीं होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति तो नहीं होता है, तो जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली क्या होता है? जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका का जो बाहरी आवरण या बाहरी जो परत होता है, जंतु कोशिका का बाहरी परत या बाहरी आवरण ही कोशिका झिल्ली कहलाती है। कोशिका झिल्ली कहलाती है। और यह जो कोशिका झिल्ली जो है ना फ्रेंड, यह कोशिका झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड एवं प्रोटीन के बने होते हैं। और यह जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। कोशिका झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं फ्रेंड्स।
और यह छोटे छोटे छिद्र से ही वह हमारे बाहरी वातावरण से आवश्यक जो चीज़ें होते हैं वो उसी को अंदर प्रवेश करती है। तो कोशिका झिल्ली क्या होती है? कोशिका झिल्ली पतली, लचीली एवं नाजुक एक पन्नी होती है, या एक थैली होती है, एक झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली क्या है? कोशिका झिल्ली पतली, नाजुक एवं लचीली थैली होती है या झिल्ली होती है, जो छोटे छोटे छिद्रों से मिलकर बनती है, जो छोटे छोटे छिद्र से मिलकर बनती है। और यह जो कोशिका झिल्ली होती है फ्रेंड्स, यह जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली में यह जो छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, यह सभी चीज़ों को अंदर आने नहीं देती। यह कोशिका के अंदर एवं बाहर आवश्यक सामग्री के प्रवेश एवं निकास के द्वार होते हैं। मतलब आवश्यक, मतलब कि जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, तो वह यह जो कोशिका झिल्ली चयनित करता है कि कौन सा पदार्थ हमको कोशिका के अंदर लेके जाना है, कौन सा पदार्थ जो ज़रूरी नहीं है उसका निष्कासन करना है। इस प्रकार इसको चयनात्मक झिल्ली भी बोला जाता है। इस प्रकार कोशिका झिल्ली को चयनात्मक झिल्ली भी बोला जाता है। तो कोशिका झिल्ली क्या होती है? कोशिका झिल्ली पतली, नाजुक एवं लचीली प्रकार की एक थैली या झिल्ली होती है, जिसमें छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं, और यह जो छिद्र होते हैं कोशिका के अंदर एवं बाहर आवश्यक सामग्री के प्रवेश एवं निकास के द्वार होते हैं। इस कारण वह चयन करती है कि कौन सी पदार्थ हमारे कोशिका के अंदर आना चाहिए, कौन सा पदार्थ जो हमारे कोशिका में नहीं है उसका निष्कासन करना चाहिए, यह चयन करती है। इसलिए इसे अर्धपारगम्य बोला जाता है। इसे अर्धपारगम्य भी बोला जाता है। अर्धपारगम्य, इसे अर्धपारगम झिल्ली भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसे अर्धपारगम झिल्ली भी बोला जाता है। फ्रेंड्स, कोशिका झिल्ली का एक फैक्ट है। क्या है? एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या है? एंडोसाइटोसिस कोशिका झिल्ली का एक फैक्ट है। कोशिका झिल्ली का एक फैक्ट है। क्या है वो? एंडोसाइटोसिस। आप बोलेंगे एंडोसाइटोसिस होते क्या है? एंडोसाइटोसिस मैंने आपको बताया कि कोशिका झिल्ली नाजुक, पतली, लचीली होती है। तो यह कोशिका झिल्ली का एक फैक्ट है जिसमें कोशिका का लचीलापन है, वह बाहरी वातावरणों से अपने आवश्यक सामग्री को ग्रहण करने में सक्षम बनाती है। जैसे कि अमीबा। फ्रेंड्स, अमीबा की जो बॉडी होती है एकदम फ्लेक्सिबल होती है, एकदम लचीला होता है। तो यह जो अमीबा है, मान के चलिए यह एक जीवाणु है। अब इस अमीबा को जीवाणु को भोजन के रूप में खाना है। अमीबा को इस जीवाणु को भोजन के रूप में
खाना है, तो अमीबा की बॉडी तो फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है। तो अमीबा क्या करेगा, अपनी बॉडी को ऐसा फ्लेक्सिबल करेगा और इस जीवाणु को अपने अंदर ले लेगा, अर्थात इस जीवाणु को अपने अंदर ग्रहण कर लेगा। यह जो प्रक्रिया है, मतलब कोशिका का लचीला होकर अपनी आवश्यक सामग्री को ग्रहण करना या सक्षम बनाने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है, एंडोसाइटोसिस। क्या कहलाती है, एंडोसाइटोसिस, है ना। फ्रेंड्स, कल हमने कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली पढ़े थे, उसका मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दिया है। आज हम पढ़ेंगे कोशिका द्रव। कोशिका द्रव में क्या क्या उपस्थित होते हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार के कोशिकांग, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिका द्रव क्या होती है, जैसे यह जंतु कोशिका है फ्रेंड्स, जैसे कि यह जंतु कोशिका है, यह जंतु कोशिका है, यह जंतु कोशिका है। और मैंने बताया कि जंतु कोशिका के बाहरी आवरण से मिलकर बना जो परत होता है वह कोशिका झिल्ली होती है, और कोशिका झिल्ली के अंतर्गत क्या क्या उपस्थित होती है, कोशिका झिल्ली के अंदर एक केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक। कोशिका झिल्ली के अंतर्गत एक कोशिका द्रव उपस्थित होते हैं, कोशिका द्रव, और कोशिका द्रव के अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकांग उपस्थित होते हैं, विभिन्न प्रकार के कोशिकांग, जैसे कि यह एक माइटोकांड्रिया है, यह क्या है, गाल्जिका है, यह क्या है, लाइसोसोम, यह क्या है, यह क्या है, अंतःप्रदवी जालिका। हाँ, तो फ्रेंड्स आप इस डायग्राम से समझिए कि यह है कोशिका झिल्ली। जंतु कोशिका में कोशिका के बाहरी आवरण या बाहरी परत से मिलकर जो झिल्ली या जो परत बनती है वह क्या कहलाती है, कोशिका झिल्ली। तो फ्रेंड्स यह जो कोशिका झिल्ली, अब कोशिका झिल्ली के अंदर क्या क्या आते हैं, कोशिका द्रव, कोशिकांग और केंद्रक। कोशिका द्रव और कोशिकांग, है ना। तो आप कोशिका द्रव की परिभाषा बना सकते हो कि कोशिका झिल्ली में उपस्थित द्रव पदार्थ एवं विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, या कोशिका द्रव में उपस्थित सामग्री, कोशिका द्रव में उपस्थित अंदर की जो सामग्री है। अब यह कोशिका झिल्ली है फ्रेंड्स, अब कोशिका झिल्ली के अंदर ही तो कोशिका द्रव आ रहा है, विभिन्न प्रकार के कोशिकांग आ रहा है। तो आप परिभाषा क्या बना सकते हो कि कोशिका झिल्ली के अंदर की सामग्री या कोशिका झिल्ली के अंदर उपस्थित जो सामग्री है वो भी केंद्रक को छोड़कर जितनी भी सामग्री है वह क्या कहलाएगी, कोशिका द्रव कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कोशिका द्रव कहलाएगी। अब जो कोशिका द्रव है, हमको ये तो समझ में आ गया कि कोशिका द्रव कोशिका झिल्ली के अंदर की सामग्री होती है। कोशिका द्रव कोशिका झिल्ली के अंदर की सामग्री होती है, की सामग्री है। कोशिका झिल्ली के अंदर की सामग्री है। अब यह जो कोशिका द्रव है फ्रेंड्स, यह जो कोशिका द्रव है यह कोशिका द्रव एक पारदर्शी जेली होता है। कैसे होता है, एक पारदर्शी जेली होता है। यह एक पारदर्शी जेली होते हैं। क्या होता है, एक पारदर्शी जेली होता है जिसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार के कोशिकांग होते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग उपस्थित होते हैं।
विभिन्न प्रकार के कोशिकांग उपस्थित होते हैं। और जैसे कि जंतु कोशिका में यह जो केंद्रक है, जंतु कोशिका में यह केंद्रक है और केंद्रक में कुछ द्रव उपस्थित होता है। केंद्रक में क्या होता है, यह जो केंद्रक है, केंद्रक, और केंद्रक में क्या है, केंद्रक द्रव। तो यह जो कोशिका द्रव है जो फ्रेंड, कोशिका द्रव, यह कोशिका द्रव, यह कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव मिलकर किसका निर्माण करता है, मिलकर जीव द्रव का निर्माण करता है, जीव द्रव का निर्माण करता है। और यह जो पारदर्शी थैली होती है, हमारे जो बाहरी जो वातावरण होती है, हमारे जो बाहरी वातावरण से आवश्यक सामग्री को विभिन्न कोशिकांगों तक पहुंचाता है, विभिन्न कोशिकांगों तक पहुंचाता है, कोशिकांगों तक पहुंचाता है। विभिन्न कोशिकांगों तक पहुंचाता है। मतलब कोशिका द्रव क्या होते हैं, कोशिका द्रव जंतु कोशिका में कोशिका द्रव कोशिका झिल्ली के अंदर की सामग्री होती है, कोशिका झिल्ली के अंदर की सामग्री होती है, जो यह एक पारदर्शी जेली होती है, जो यह पारदर्शी जेली होती है, जो पानी में घुलनशील अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण होता है। जो पानी में घुलनशील कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक का मिश्रण होता है, मिश्रण होता है। कोशिका द्रव क्या होता है, यह एक पारदर्शी जेली होती है जो पानी में घुलनशील कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों का मिश्रण होता है। अगर आपको बोले कि कौन सा द्रव कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक का मिश्रण होता है, तो आपको क्या बताना, कोशिका द्रव एक पारदर्शी जेली होती है, एक पारदर्शी थैली होती है जो जल में घुलनशील कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक का मिश्रण होता है। और जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर की सामग्री होती है, वो भी केंद्रक को छोड़कर। अब चलिए फ्रेंड्स, कल का मैंने आपको कोशिका भित्ति भी रिवाइज करा दिया, कोशिका झिल्ली भी, कोशिका द्रव भी। अब हम पढ़ते हैं कोशिका द्रव में उपस्थित विभिन्न कोशिकांग। कोशिका द्रव में उपस्थित विभिन्न कोशिकांग। फ्रेंड्स, कोशिका द्रव में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग उपस्थित होते हैं। कोशिका द्रव में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग उपस्थित होते हैं। और यह जो कोशिकांग होते हैं, इनका अपना अपना एक कार्य होता है। तो विभिन्न प्रकार के कोशिकांग में आप क्या क्या आ जाएगा अंतःप्रदव्य जालिका, अंतःप्रदव्य जालिका। दूसरा आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा आ जाएगा आपका गाल्जी कार। चौथा आ जाएगा लाइसोसोम। और पांचवा आ जाएगा आपका लवक, प्लास्टिड। यह एक प्रकार का वर्णक होता है फ्रेंड। लवक क्या होता है, लवक एक प्रकार का वर्णक होता है और यह जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, पादप कोशिका में उपस्थित होता है, क्योंकि पादप कोशिका में जो वर्णक क्या करते हैं,
वर्णक क्या करते हैं, वह पौधों का हरा रंग के लिए होता है ना वर्णक। तो यहाँ जंतु कोशिका में अनुपस्थित, अगर आपको क्वेश्चन में पूछे कि लवक किस में अनुपस्थित होता है, लवक जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है तथा पादप कोशिका में उपस्थित होता है। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। पहला कोशिकांग अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका, पहला जो कोशिकांग होगा अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या होती है? अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या होती है फ्रेंड्स? अंतःप्रद्रव्य जो जालिका है वह बाहरी ओर से कोशिका झिल्ली तथा अंदर से केंद्रक झिल्ली के साथ सतत क्रिया करते। एग्जाम्पल के लिए यहाँ एक जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका में यहाँ कोशिका झिल्ली है, झिल्ली है, यहाँ केंद्र है और केंद्र के मैंने आपको क्या बताया कि जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका का बाहरी जो परत है, अंतःप्रद्रव्य जालिका का बाहरी परत कोशिका झिल्ली के साथ निरंतर क्रिया करती है तथा भीतर में केंद्रक जो झिल्ली होता है, केंद्रक झिल्ली के साथ सतत क्रिया करती है। क्या हो गया अंतःप्रद्रव्य जालिका? अंतःप्रद्रव्य जालिका कोशिका झिल्ली के साथ, कोशिका झिल्ली अंतःप्रद्रव्य जालिका का बाहरी परत कोशिका झिल्ली के साथ तथा भीतरी परत केंद्रक झिल्ली के साथ सतत क्रिया करती है। अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज, अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने किया? अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने किया। किसने किया? पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने किया। पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने किया। और अंतःप्रद्रव्य जालिका झिल्ली के अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर नालिका एक नालिया जैसे दिख रहा है फ्रेंड्स आपको, और ऐसे देखने में ऐसा लग रहा है कि एक चादर है। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका कोशिका झिल्ली के अंदर नालिका एवं चादर जैसे एक बड़ा नेटवर्क दिखता है। मतलब अंतःप्रद्रव्य जालिका कोशिका झिल्ली से घिरी हुई नालिका एवं चादरों का बड़ा नेटवर्क है, चादरों का बड़ा नेटवर्क है। अब अंतःप्रद्रव्य जालिका के प्रकार, यह दो प्रकार की होती है। पहला चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, चिकनी, और दूसरा खुरदरा। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, खुरदरा अंतःप्रद्रव्य जालिका। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका और खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो फ्रेंड चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या होती है? खुरदरा अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या होती है? तो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका वह जालिका होती है जिसमें राइबोसोम अनुपस्थित होता है। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या होता है? चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका वह जालिका होता है जिसमें राइबोसोम अनुपस्थित होता है तथा खुरदरा अंतःप्रद्रव्य जालिका वह जालिका होता है जिसमें राइबोसोम उपस्थित होता है। राइबोसोम अनुपस्थित होगा वह चिकना अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसमें राइबोसोम उपस्थित होगा वह
क्षुद्र अंतःप्रदव जालिका। चलिए डायग्राम से समझते हैं। मान के चलिए फ्रेंड्स, यहाँ एक चिकना अंतःप्रदव जालिका है, चिकना अंतःप्रदव जालिका है, और यह जो है यह खुरदरा अंतःप्रदव जालिका है। तो यह जो है चिकना अंतःप्रदव जालिका, चिकना इसलिए क्योंकि इसमें राइबोसोम अनुपस्थित नहीं है, यह एकदम प्लेन है। और खुरदरा अंतःप्रदव जालिका खुरदरा इसलिए क्योंकि इसमें छोटे 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 राइबोसोम उपस्थित हैं, छोटे छोटे राइबोसोम उपस्थित होते हैं। छोटे छोटे राइबोसोम उपस्थित, आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि यहाँ खुरदरा अंतःप्रदव जालिका में छोटे छोटे राइबोसोम है उपस्थित है। इस कारण देखने से ही प्रतीत हो रहा है एकदम खुरदरा टाइप का प्रतीत हो रहा है। कैसा? एकदम खुरदरा टाइप का प्रतीत हो रहा है, इसलिए इसे खुरदरा अंतःप्रदव जालिका बोला गया। अब पढ़ते हैं हम खुरदरा अंतःप्रदव जालिका में राइबोसोम कितनी उपस्थिति होती है। तो खुरदरा अंतःप्रदव जालिका में अंतःप्रदव जालिका हो गया। अब हमने पढ़ चुके हैं अंतःप्रदव जालिका के प्रकार, एक खुरदरा अंतःप्रदव जालिका, एकदम चिकना अंतःप्रदव जालिका। अब हम पढ़ते हैं अंतःप्रदव जालिका के कार्य। अंतःप्रदव जालिका के कार्य क्या होता है? अंतःप्रदव जो जालिका होता है ना फ्रेंड्स, वह हमारी जो कोशिकाएं जो होती हैं, हमारे जो कोशिकाएं होती हैं उनकी ढांचा निर्धारित करता है। अंतःप्रदव जालिका का कार्य, अंतःप्रदव जो जालिका होता है ना फ्रेंड्स, वह हमारे जो कोशिकाएं होती है ना, कोशिकाओं का ढांचा निर्धारित करता है। क्या करता है? कोशिका का ढांचा निर्धारित करता है, और अंतःप्रदव जालिका एक पैकेज होता है। मतलब अंतःप्रदव जालिका, जैसे कि हमारे बॉडी में कोई विषाक्त पदार्थ चले जाते हैं या किसी चीज़ के कोई चीज़ हमारे बॉडी में चले जाता है, उसका इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि दवाइयाँ वगैरह कभी कभी हमारे बॉडी में रिएक्शन हो जाते हैं, तो वो जो चीज़ें होते हैं, वो जो विषाक्त जो पदार्थ होते हैं या वो जो इन्फेक्शन होते हैं ना, उससे रक्षा करता है। मतलब यह विषाक्त पदार्थों से हमारी रक्षा करती है। तथा अंतःप्रदव जालिका का मुख्य काम क्या होता है? अंतःप्रदव जालिका का और प्रमुख काम होता है कि वह कोशिकाओं के अंदर आवश्यक की सामग्री पहुंचाता है तथा उनको मार्ग प्रदान करता है। अंतःप्रदव जालिका का मुख्य कार्य क्या हो गया? वह कोशिका के अंदर आवश्यक सामग्री को पहुंचाता है तथा आवश्यक सामग्री पहुंचाने हेतु मार्ग भी प्रदान करता है। मतलब अंतःप्रदव जालिका का कार्य, अंतःप्रदव जालिका हमारी कोशिकाओं का ढांचा निर्धारित करता है। अंतःप्रदव जालिका विषाक्त पदार्थों से हमारी कोशिकाओं की रक्षा करता है। अंतःप्रदव जालिका का मुख्य कार्य कोशिकाओं के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री पहुंचाना तथा सामग्री पहुंचाने हेतु उन्हें मार्ग भी प्रदान करता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको अंतःप्रदव जालिका कोशिकांग समझ में आया। अब हम पढ़ते हैं राइबोसोम। अब आपको मैंने बताया था कि खुरदरा जो अंतःप्रदव जालिका होता है वो खुरदरा क्यों होता है? क्योंकि उसमें राइबोसोम उपस्थित होते हैं। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा फ्रेंड कि ये राइबोसोम होती क्या है ना? तो चलिए पढ़ते हैं राइबोसोम।
राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम क्या है? राइबोसोम की खोज पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने की। राइबोसोम की खोज पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने की। लाडे, अगर आपको पूछे कि राइबोसोम की खोज किसने की, तो राइबोसोम की खोज पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने की। और राइबोसोम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम एक प्रकार का प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है। अर्थात राइबोसोम स्वयं इतना बहुत सारे प्रोटीन का निर्माण कर, जैसे कि हमारे शरीर में जितने भी जो प्रोटीन है, तो हमारे शरीर में जो उपस्थित जो माइटोकांड्रिया है या अंतःप्रद्रव्य जालिका में जो उपस्थित जो राइबोसोम है, वो सब प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किस चीज़ का निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है। राइबोसोम को क्या बोला जाता है फ्रेंड? प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को बोला जाता है। अब राइबोसोम के प्रकार, राइबोसोम के प्रकार, क्या प्रकार? राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक, 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 दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम छोटे छोटे आकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम छोटे आकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम छोटे आकार के होते हैं। ये जीवाणुओं में पाए जाते हैं। जीवाणु में पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव में पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव में पाए जाते हैं। जीवाणु में पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव में पाए जाते हैं। कवक में पाए जाते हैं। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। एक छोटे आकार के राइबोसोम, बड़े आकार के राइबोसोम। तो छोटे आकार के राइबोसोम जो होते हैं ना फ्रेंड, छोटे आकार के जो राइबोसोम होते हैं वो जीवाणुओं में पाए जाते हैं। जैसे जीवाणु हो गया, सूक्ष्म जीव हो गया, कवक में। और बड़े आकार के जो राइबोसोम होंगे वो पाए जाते हैं प्लांट्स एवं जंतु में, पादप में, जंतु में पाए जाते हैं। पादप एवं जंतु में पाए जाते हैं। अब प्रोकैरियोटिक जो होता है वो छोटे आकार के राइबोसोम होते हैं। यूकैरियोटिक जो कोशिका होते हैं वो बड़े आकार के राइबोसोम होते हैं। वह जीवाणुओं में पाए जाते हैं और यहाँ बड़े आकार के पादप एवं जंतु में पाए जाते हैं। तो छोटे होने के कारण इनमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। पादपों में कितना पाया जाता है? पादपों में 70S राइबोसोम पाया जाता है तथा जीवाणुओं में 70S राइबोसोम पाया जाता है तथा पादप एवं जंतु में 80S राइबोसोम पाया जाता है। का जीवाणु सूक्ष्मजीव कवकों में पाए जाते हैं तथा इनमें 70S राइबोसोम पाया जाता है तथा यूकैरियोटिक कोशिका पादप एवं जंतु में पाया जाता है। इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। अगर आपको पूछे कि 70S राइबोसोम किस में पाया जाता है, तो आपको बताना है कि जीवाणु हो गया, कवक हो गया, फंगस हो गया, उसमें पाया जाता है। और 80S जो राइबोसोम होते हैं वह जंतु एवं पादपों में पाया जाता है। अब इसका कार्य क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राइबोसोम का कार्य, यह स्वयं में एक प्रोटीन फैक्ट्री, तो इसका कार्य क्या हो जाएगा? प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का निर्माण।
अब पढ़ते हैं हम फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा कोशिकांग क्या पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा जो कोशिकांग हो जाएगा वह क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डबल झिल्ली वाली परत होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? डबल झिल्ली वाली परत होती है। कैसे? जैसे यह जो माइटोकॉन्ड्रिया है फ्रेंड्स, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की पहली परत तो ये बाहरी परत हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी परत हो गई जो वलयाकार है, माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी परत क्या है? जो वलयाकार है ना। और फिर माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक परत हो गई। माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है? ये आंतरिक परत, ये बाहरी परत हो गई। और यह क्या हो गई? आंतरिक परत। मतलब जो यह ऊपर का जो हिस्सा है फ्रेंड्स, यह हो गई बाहरी, वलयाकार दिख रहा है फ्रेंड्स आपको। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो बाहरी जो परत है उसको वलयाकार परत भी बोला जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो आंतरिक परत है उसको क्रिस्ट बोला जाता है। क्रिस्ट इसलिए बोला जाता है कि इसकी जो संरचना है इस प्रकार से है, क्रिस्टी संरचना है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक संरचना है किस प्रकार से? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना क्रिस्टी टाइप में है, क्रिस्टी के आकार में है। इसलिए इसे माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक जो भाग होता है उसको क्रिस्ट बोला जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो बाहरी भाग है उसको वलयाकार परत बोला जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का राइबोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का राइबोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का राइबोसोम पाया जाता है तथा खुद का डीएनए भी पाया जाता है। फ्रेंड्स आप राइबोसोम तो समझ गए कि राइबोसोम एक प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन का निर्माण करती है। अब आप बोलोगे कि डीएनए क्या होती है? डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है फ्रेंड्स। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जिसमें जो बेबी में माता पिता के गुणों को स्थानांतरित करता है, है ना। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का राइबोसोम भी होता है। खुद का राइबोसोम होता है एवं खुद का डीएनए भी होता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो क्रिया होती है ना फ्रेंड्स मध्य में, माइटोकॉन्ड्रिया की जो क्रिया होती है मध्य में, इसको कोशिकीय श्वसन क्रिया बोलते हैं। कोशिकीय श्वसन बोलते हैं। कोशिकीय श्वसन। और यहाँ जो कोशिकीय श्वसन की क्रिया जो मध्य भाग में होती है, यहाँ से ऊर्जा उत्पन्न होता है, ऊर्जा निकलता है। अर्थात कोशिकीय श्वसन के कारण ही माइटोकॉन्ड्रिया अपने मध्य भाग में ऊर्जा का निर्माण करता है। और यह ऊर्जा का निर्माण करता है तथा माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ऊर्जा प्लस प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया के मध्य भाग में उपस्थित कोशिकीय श्वसन एवं माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित राइबोसोम मिलकर प्रोटीन एवं ऊर्जा का निर्माण करते हैं। और
इस कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह भी कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है और खुद कोशिकीय श्वसन क्रिया करता है तथा ऊर्जा एवं प्रोटीन का निर्माण करता है। और ऊर्जा एवं प्रोटीन का जो निर्माण करता है ना फ्रेंड, इसका जो संचय है एटीपी के रूप में करता है, एटीपी के रूप में करता है। अगर आपको बोले कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो आपको बताना अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। खोज की। अगर नाम बोले माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, तो आपको बताना बेंडा नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया आपको समझ में आ गया ना। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, अगर आपको पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी परत को वलयाकार परत बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक परत को क्या बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक परत को बोला जाता है क्रिस्ट। और माइटोकॉन्ड्रिया के मध्य भाग जहाँ ऊर्जा का निर्माण होता है, वह क्रिया क्या कहलाती है, तो कोशिकीय श्वसन क्रिया कहलाती है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया अपनी ऊर्जा एवं प्रोटीन का संचय किस में करता है, तो एटीपी के रूप में करता है। अगर आपको पूछा जाए कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका में केंद्रक के बाद सबसे बड़ा कोशिका होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो जंतु कोशिका जो होता है ना फ्रेंड, माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका में केंद्रक के बाद सबसे बड़ा कोशिका होता है। तथा यह ऊर्जा का संचय एटीपी के रूप में करता है। एटीपी के रूप में करता है। एटीपी के रूप में करता है। आपको माइटोकॉन्ड्रिया में तीन चीज़ याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने की। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम आपको बेंडा नामक वैज्ञानिक ने दी। माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका में केंद्रक के बाद सबसे बड़ी कोशिका होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का राइबोसोम होता है, खुद का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा हाउस या पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का संचय एटीपी के रूप में करता है। फ्रेंड्स, आज हमने पढ़े हैं कोशिका द्रव में उपस्थित विभिन्न कोशिकांग में हमने पढ़े अंतःप्रेदव्य जालिका और माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप फ्रेंड्स आपको अंतःप्रेदव्य जालिका और माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से समझ में आया। चलिए फ्रेंड्स, कल से यह क्लास कंटिन्यू करेंगे। लगभग यह जो कोशिका चैप्टर है 2 क्लासेस और लगेगी फ्रेंड्स, 2 क्लासेस और पढ़ाऊंगी आपको, फिर यह क्लास समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मैं इस कोशिका जो चैप्टर है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।